महिला अपने नवजात बेटे को देखने के लिए बेडरूम जा रही थी, लेकिन लापरवाही में उसने दरवाजे के हैंडल पर लगे खून के धब्बे नहीं देखे। जैसे ही वह लाश को देखने वाली थी, उसका पति तुरंत सामने आ गया और उसे रोक लिया। आधा घंटा पहले मारिया सुपरमार्केट खरीदारी करने गई थी और उसने बेटे को ध्यान रखने के लिए दाजुआंग के हवाले कर दिया था। ये कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह घर से बाहर निकलेगी, तुरंत बाद घर के अंदर दुर्घटना हो जाएगी कि दाजुआंग बच्चे को उठाए हुए अनजाने में ठोकर खा गया। बिल्कुल जाकर खड़े कॉफी टेबल के कान से टकरा गया और अपने बेटे का सिर धड़ से अलग होते देखा तो दाजुआंग डर के मारे पत्थर बन गया। उसी समय मारिया सुपरमार्केट में अपनी दोस्त के साथ मां बनने की खुशी साझा कर रही थी। जब उनसे बच्चे के पिता के बारे में पूछा गया तो मारिया ने बड़े गर्व से कहा कि वो एक नरम स्वभाव के अच्छे पापा हैं, जो इस समय घर पर पिता पुत्र के पहले अकेले पल का आनंद ले रहे हैं। उसे नहीं पता था कि उस समय उनके घर की दुनिया ही उजड़ गई थी। दाजुआंग स्तब्ध होकर जमीन पर बिखरे कांच को देख रहा था। वह अभी भी आंखों के सामने की दुखद सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह कांपते हाथों से अपने हाथ में चुभे हुए कांच के टुकड़े को निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। ये मारिया की दोस्त का फोन था, जो दाजुआंग को बधाई देना चाह रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि इस वक्त ऐसी बधाई दाजुआंग के लिए किसी खंजर की तरह है। दाजुआंग ने जल्दी से फोन काट दिया। वे सोच भी नहीं पा रहा था कि थोड़ी देर बाद वे अपनी पत्नी का सामना कैसे करेगा। मारिया ने 2 साल तक माँ बनने का इंतजार किया था। इस बार मां बनने का मौका मिला था, लेकिन बच्चा अभी गोद में ठीक से समा भी नहीं पाया था कि उसे अलविदा कहना पड़ा। दाजुआंग अपने बेटे को यहाँ खून मान से लथपथ पड़ा हुआ और ज्यादा देख नहीं सका। उसने जल्दी से उसे दीवार की परतों में लपेटकर शरीर को झूले में वापस रख दिया और बाकी बचे हुए उसके बेटे की गर्माहट को महसूस करते हुए दुखी बेटे का गीला नैपी बदला। थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजा। मारिया पूछ रही थी कि मेहमानों को कौन सी शराब परोसी जाए। दाजुआंग का दिमाग अभी भी ठप था, इसलिए उसने फोन पर कुछ बहाना बना दिया। मारिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन दाजुआंग हमेशा से बच्चा जैसा व्यवहार करता आया है। उसने सोचा कि उसका पति अभी भी कॉफी टेबल की बात पर नाराज है, इसलिए उसने ज्यादा पूछा नहीं। लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसे लुक्स भेजने वाले से मुलाकात हो गई। दाजुआंग ने थोड़ी भ्रमित मुद्रा में वह सामान ले लिया। वर्तमान में उसे इस स्क्रू का क्या उपयोग है? दुकानदार ने देखा कि दाजुआंग कुछ परेशान लग रहा है और उत्सुकता से पूछा कि क्या उसे स्थापना में मदद की आवश्यकता है। उसने आगे कहा कि उस कॉफी टेबल के कांच को कसकर जकड़ना बहुत जरूरी है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से रखा जाए तो ये आसानी से टूट सकता है। दाजुआंग के मन में आया, इतनी महत्वपूर्ण बात तुम पहले क्यों नहीं बताई? दुकानदार की बकबक सुनकर उसने शिष्टता बनाए रखते हुए दरवाजा बंद कर उसे विदा किया और फिर अगले काम में जुट गया, जो कि घटनास्थल की सफाई थी। उसने सावधानी से कॉफी टेबल को साफ किया और कालीन से खून के दाग हटाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि उसके बेटे का सिर कुर्सी के नीचे लुढ़क गया था। उसने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नरम त्वचा को छुआ, वह अनायास पीछे हट गया। दाजुआंग ने लगभग टूटने की स्थिति को जबरन सहा, लेकिन मारिया के घर आने वाली संदेश ने उसे लगभग पूरी तरह से तोड़ दिया। उसके पास पत्नी से सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने जितना संभव हो सके सब कुछ छुपाने और टालने की कोशिश की। जैसे ही वो अपने शरीर से खून साफ कर रहा था, उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। मारिया नीचे खड़ी थी, लेकिन दाजुआंग दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। दरवाजा खोलने की हिम्मत न करते हुए वह बालकनी के पास खड़ा नीचे देख रहा था, मानो यह सोच रहा हो कि आत्महत्या करके प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं। इसी बीच जब वह अभी भी निर्णय नहीं ले पाया था, तो दरवाजे पर तेज तेज कुंडी की आवाजें आने लगी। जवाब न मिलने से परेशान मारिया थोड़ी चिंतित हो गई, जब तक कि दाजुआंग आखिरकार धीरे धीरे वहाँ से नहीं हटा। वो तुरंत पूछताछ करने लगे कि घर में क्या हुआ था। दाजुआंग थोड़ा असहज महसूस करते हुए अपनी दृष्टि इधर उधर ताकने लगे और मारिया की आंखों में सीधे देखने से बचते रहे। उन्होंने समझाया कि बेटा बहुत मुश्किल से शांत होता है और इसलिए वह छिपे हुए थे, बड़ी मुश्किल से सोया था, तभी मुझे दरवाजा खोलने का समय मिला। इसके बाद उन्होंने मौका पाकर मारिया को हिदायत दी कि वह कुछ समय के लिए बेडरूम में न जाए। चूंकि वह बच्चे की देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए मारिया ने कोई शक नहीं किया, लेकिन फिर भी जब उसने लिविंग रूम के फर्श पर बड़े खून के धब्बे देखे तो वह काफी डर गई। दाजुआंग ने जल्दी से समझाया कि ये सब उसका खुद का खून है। कांच वहाँ रखा था और पता नहीं कैसे अचानक टूट गया। साफ करते समय उसका मारिया हंसी रोक नहीं पाई और दाजुआंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले रहा है। दाजुआंग चुपचाप सुनता रहा। दुर्लभ रूप से उसने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर ही अंदर पछतावे के आंसू बहाए। वह अपनी पत्नी की मदद करते हुए ऐसे दिखाता रहा मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ भी न जानने वाली मारिया अब भी जोर जोर से हंस रही थी जब उसने कॉफी टेबल को दाजुआंग के काले इतिहास के रूप में देखा, जिसे वह समय समय पर निकालकर मजाक उड़ाती रहती थी। उसकी कर्कश हंसी चाकू की तरह दाजुआंग के मन और शरीर को काट रही थी। वह अपने काम में व्यस्त था, लेकिन ध्यान तब टूटा जब मारिया ने कहा कि वह बेडरूम की ओर जा रही है बच्चे का मॉनिटर लेने। दाजुआंग जल्दी से उसके पीछे हो लिया, डरते हुए कि कहीं मारिया पहले ही सच का पता न लगा ले। वह एक अच्छे पापा का अभिनय करते हुए बोला कि बेटा उसकी जिम्मे है और जल्दी से मारिया को बेडरूम से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटे को संभालने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और जल्दी से मारिया को बेडरूम से बाहर ले गए। दाजुआंग ने इशारों में कहा कि अगर उनसे गलती से मारिया को चोट पहुंची हो तो वह आशा करते हैं कि मारिया उन्हें माफ कर दे और सुधार का एक मौका दे। मारिया को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने दाजुआंग को दिलासा दिया कि जब तक वे एक साथ हैं, कोई मुश्किल नहीं जिसे वे पार नहीं कर सकते। जाने से पहले दाजुआंग ने दिए गए निर्देश के अनुसार मॉनिटर उठा लिया था, ये सोचकर कि कम से कम दोपहर के भोजन तक सब कुछ छिप जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद मॉनिटर से पानी टपकने की आवाज आई।